जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को जेपीएससी और बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ और ये प्रश्न है प्राचीन भारत के इतिहास से। प्रश्न है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है और इस वाक्य की आलोचना, माफ कीजिएगा, प्रश्न है गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इस वाक्य की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो इस प्रश्न का जब मैंने आंसर किया तो इसके मैंने 3 भाग किए, पहले भूमिका, फिर मुख्य भाग और फिर निष्कर्ष का है। इसके पहले क्लास से मैंने आपको बताया कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है और आज इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करनी है। यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9905917516, तो आप उस पर मैसेज कीजिएगा, आपको मैं बता दूंगी कैसे आपको नोट्स लेने हैं। और अगर आप क्विज़ देना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में क्विज़ चल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्टडी विद स्मृति क्विज टाइम। अब चलिए हम लोग इसके आंसर को जानते हैं, किस तरीके से आंसर लिखने हैं। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इस वाक्य की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो सबसे पहले मैंने भूमिका में लिखा है कि गुप्त स्वर्ण युग, किसी भी काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उस स्वर्ण युग के लिए। तो साधारणतः स्वर्ण युग से तात्पर्य उस युग से है जिसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियां जो हैं वो सर्वोत्कृष्ट हों, अपने एकदम उच्चतम अवस्था में हो। वहाँ की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, साथ ही साथ और भी बहुत सारी विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे ललित कलाओं में साहित्य के विभिन्न अंगों और सांस्कृतिक जीवन का इसमें चरम विकास हुआ हो इस युग में। राष्ट्र और व्यक्ति दोनों का बहुमुखी विकास होता हो, राष्ट्र का भी विकास होता हो, जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं उस राष्ट्र में तो उनका भी बहुमुखी विकास हो रहा हो। भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए सभी प्रकार के अवसर जो हैं उनको प्राप्त हों। जो व्यक्ति हैं राष्ट्र में, उनके भौतिक विकास के लिए, उनके आध्यात्मिक विकास के लिए, उनके नैतिक विकास के लिए अवसर प्राप्त हो उस जगह पर। देश धन धान्य से संपन्न हो, धर्मांधता और धार्मिक द्वेष के स्थान पे सहयोग, सद्भावना और उदारता की भावनाएं प्रसारित होती हैं। तो ऐसे जगह, ऐसे अगर माहौल हो, ऐसे परिस्थितियां अगर किसी राष्ट्र में हो तो उसको स्वर्ण युग का दर्जा दिया, उस काल को स्वर्ण युग कहा जाना चाहिए। तो देश के यश, गौरव और प्रतिष्ठा की वृद्धि विदेश में भी होती है। स्वर्ण युग के उपर्युक्त लक्षण आंशिक रूप से गुप्त काल में पाए जाते हैं। तो जो लक्षण मैंने बताए हैं, जो विशेषता मैंने बताई है, तो कुछ इसमें से आंशिक विशेषताएं ऐसी हैं जो कि गुप्त काल में भी पाई गई। गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जैसे प्रतापी शासक हुए, जिन्होंने विदेशी शासकों की राजनीतिक प्रभुता और प्रधानता को नष्ट करके समस्त भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में आबद्ध कर दिया था। तो जो गुप्त काल के कुछ ऐसे प्रमुख शासक जैसे चंद्रगुप्त प्रथम हो गए, समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, ये सभी बहुत प्रतापी राजा थे और इन्होंने राजनीतिक प्रभुता स्थापित की और पूरे भारत को, समस्त भारत को राजनीतिक एकता में इन्होंने एक सूत्र में बांध दिया। राजनीतिक एकता के सूत्र में इन्होंने पिरो दिया, एक ही सूत्र में बांध दिया। उन्होंने भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करके उससे एक छत्र शासन में संगठित और सुव्यवस्थित किया था। उन्होंने देश में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, जिससे देश में शांति, व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित हो पाई थी। तो बहुत ही प्रतापी शासक थे, पूरे देश में एकता इन्होंने स्थापित किया, जिससे कि पूरे साम्राज्य में शांति, व्यवस्था और सुरक्षा स्थापित हो गई थी। शासन का आधार जो होता है वो प्रजाहित होता है, प्रजा वात्सल्यता और लोकपारिता होती है। गुप्त युग में व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया गया तथा यह काल, मैंने थोड़ा सा विशेषता बताया गुप्त काल के बारे में कि क्या क्या विशेषता थी। और गुप्त युग में फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न है कि पूर्णतः इसको स्वर्ण युग नहीं कहा जा सकता है। देखिए, गुप्त युग में व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया गया था तथा यह काल जो था वो प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता भी दिया। धार्मिक व्यापकता एवं सहिष्णुता के कारण धर्म के क्षेत्र में नवीन विचारों का सृजन हुआ। धार्मिक सहिष्णुता का माहौल था और इसी के कारण धर्म के क्षेत्र में नए नए विचारों का भी सृजन हो रहा था। नवीन चिंतन, मनन तथा दार्शनिक प्रणालियों का अभ्युदय हुआ था। गुप्त सम्राट विद्यानुरागी थे। गुप्त काल के जो राजा थे
उनको विद्या से बहुत ज़्यादा प्यार था। उन्होंने साहित्यकारों को राज्याश्रय प्रदान दिया, जो अलग अलग साहित्यकार थे उनको आश्रय दिया था इस काल के राजाओं ने। संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। ये सब कुछ बहुत कुछ मैंने पहले भी बताया, उसी से रिलेटेड ये क्लास है। देखिए, संस्कृत भाषा के अनेक नैतिक कथाएं, भावपूर्ण कार्य, मनोहर नाटक, सुंदर प्रबंध काव्य की रचना की गई। ब्राह्मण, बौद्ध और जैन धर्मों के धार्मिक ग्रंथों, स्मृतियों तथा दर्शन ग्रंथ भी लिखे गए इस काल में। इस युग में कालिदास, भास, भारवी, शूद्रक, विशाखदत्त, वसुबंधु, दंडीन, हरिसेन, बराहमीर जैसे कवि, लेखक, नाटककार तथा दार्शनिक हुए। इस समय में गणित, ज्योतिष, रसायन शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, खगोल विद्या, पदार्थ विज्ञान, धातु विज्ञान की बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। कला के विभिन्न अंगों जैसे कि वास्तुकला, भवन निर्माण कला, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत एवं वाद्य कला, नृत्य कला, अभिनय कला का चूड़ांत विकास हुआ था। बहुत ज़्यादा विकास हुआ था इन सारे क्षेत्रों में। कानपुर के निकट भिटारी गांव का मंदिर, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर, अजंता और बाग की बौद्ध विहार गुफाएं, चैत और स्तूप वास्तुकला के ज्वलंत उदाहरण मिलते हैं। चातुर्दिक प्रगति के कारण कुछ भारतीय इतिहासकारों ने किस तरीके से प्रगति हो रही है हर एक क्षेत्र में आपने देखा, और इसी कारण से कुछ भारतीय इतिहासकारों ने मंत्रमुग्ध होकर के गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा। किंतु यह विचार एकांगी है। गुप्त काल की प्रगति वर्ग विशेष तक ही सीमित थी। इसकी जो प्रगति थी गुप्त काल की, वो एक वर्ग में ही सीमित थी। जनसाधारण इस प्रगति के लाभ से वंचित रहे। गुप्तकालीन समाज वर्ण विभक्त समाज था। अलग अलग वर्णों में विभक्त था गुप्त काल का समाज, जिसमें कि सामाजिक एवं आर्थिक विषमता विद्यमान थी। तो इस समाज में आर्थिक और सामाजिक विषमता थी। देश के कुछ भागों में दास प्रथा का प्रचलन के कारण किसान जो थे वो आर्थिक गुलामी के बंधनों में जकड़ दिए गए थे। भूमि अनुदान की प्रथा के कारण समाज में सामंतों का नया वर्ग तैयार हो गया था, जो किसानों का आर्थिक रूप से शोषण करते थे। सामंती व्यवस्था ने कृषि दास प्रथा को जन्म दिया। किसानों को स्वतंत्रता जारी रही और वे बंधुआ मजदूरी की स्थिति में आ गए। उनका भविष्य भूमि के हस्तांतरण के साथ दूसरे के हाथों में हस्तांतरित होने लगा। उनका भविष्य अब दूसरों के हाथों में जाने लगा। जिस तरह भूमि को कोई और अपने हाथ में ले रहा था, उसी तरीके से इनका जो जीवन का जो डोर था या फिर जो इनकी स्वतंत्रता थी वो दूसरे के हाथों में हस्तांतरित हो रही थी। भूमि के अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपनी भूमि का बंदोबस्त करने का अधिकार प्राप्त था। इसी के फलस्वरूप किसानों की दशा दयनीय हो गई थी। बेगार की प्रथा ने उनकी स्थिति को और भी दयनीय बना दिया था। वो बेगार हो गए थे। किसानों ने कई प्रकार के कर देने पड़ते थे, बहुत सारे कर देने पड़ते थे किसानों को। इसके विपरीत शिल्पियों और व्यापारियों पर कर का भार अपेक्षाकृत कम था। जितना किसान के ऊपर किसानों को जितना कर देना पड़ता था, उसके विपरीत ही शिल्पी जो थे वो और जो व्यापारी थे उन पर कर का अपेक्षाकृत दबाव कम था। इस प्रकार गुप्तकालीन समाज में आर्थिक विषमता व्याप्त हो गई। अब बताइए, किसी से कर कम लेना, किसी से कर अधिक लेना, तो ऐसे में तो आर्थिक विषमता आएगी। तो ये गुप्त काल के समाज की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। अतः समाज के निम्न वर्ग के लोगों के लिए यह स्वर्ण युग नहीं था। वे आर्थिक दासता के दमन चक्र में पीस रहे थे। गुप्त काल में आर्थिक ह्रास के लक्षण भी प्रकट होने लगे थे। किसानों का तो शोषण और दमन हो ही रहा था सामंतों के द्वारा। गुप्त काल में समाज में अलग करके अलग अलग जो तरीके थे, शिल्पियों से अलग तरीके से कर लिया था, किसानों से अलग तरीके से कर लिया था। इससे सामाजिक विषमता भी बढ़ रही थी। अब हम लोग जानते हैं आर्थिक ह्रास के बारे में, किस तरीके से गुप्त काल में आर्थिक ह्रास के लक्षण दिख रहे थे। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध टूट जाने के कारण अब व्यापार उतना लाभदायक नहीं हो गया था, क्योंकि रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार हो रहे थे। अब उनके साथ संबंध खराब हो गए थे, तो व्यापार में लाभ बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। व्यापार की शिथिलता के कारण नगरों का पतन होने लगा। क्योंकि व्यापार बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो नगर भी जो होता है डेवलप होते हैं, तो नगरों का पतन होने लगा। अगर व्यापार में शिथिलता आ गई तो कई नगर उजड़ चुके थे। आम व्यवहार के सिक्कों
की कमी के कारण व्यापार का ह्रास प्रारंभ हो गया था। गुप्त नरेशों ने सोने के सिक्कों का प्रचलन बढ़ने से रोजमर्रा के व्यवहार में आने वाले सिक्कों की कमी थी। पश्चिमी जगत के साथ व्यापारिक संबंध में शिथिलता आ जाने के कारण, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में शिथिलता आ गया, इसके कारण से सौदागर और दस्तकारों का देश को एक भाग से दूसरे भाग में आना जाना बंद हो गया। क्योंकि सौदागर जो थे, जो व्यापारी थे, वो एक जगह से दूसरे जगह आ जा रहे थे, तो उनका आना जाना, आवागमन कम हो गया, बंद हो गया। आर्थिक समस्या इनके बीच में भी विद्यमान हो गई थी। गुप्त काल में सामाजिक विषमता भी विद्यमान थी। महिलाओं की अवस्था में उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा था। महिलाओं की स्थिति खराब हो रही थी दिन प्रतिदिन। उन्हें संपत्ति के दर्जे में रख दिया गया था। महिलाओं को संपत्ति समझने लगा गया था। उन्हें शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। उनको न शिक्षा दी जा रही थी, उनको संपत्ति का जो अधिकार था उससे भी वंचित कर दिया गया। समाज में पुरुषों की प्रधानता के कारण नारी का शोषण एवं दमन होना एक स्वाभाविक क्रिया थी। गुप्त काल में जातिवादी कट्टरता और जाति भेद पहले की अपेक्षा तीव्र हो गया था। जाति के आधार पर सूद की दर जो सूद लिए जाते थे उसकी भी दर निश्चित की जाती। जाति के आधार पर सूद लिए जाते थे, तो इससे विषमता तो बढ़ेगी ही। इससे समाज में तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। उच्च वर्ण के लोगों ने धर्म का सहारा लेकर के वर्णों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने का प्रयास किया था। जो उच्च वर्ग के लोग थे उन्होंने धर्म का सहारा लिया और धर्म का सहारा लेकर के वर्णों पर आधारित जो समाज था उस पर अपना प्रभुत्व कायम रखा। ऐसे वर्ण व्यवस्था से समाज में तनाव और विद्वेष का होना स्वाभाविक था। निसंदेह गुप्त काल में उच्च वर्ग के लोग जो थे वो सुखी और समृद्ध थे तथा वे भोग विलास के जीवन व्यतीत करते थे। शूद्रों के लिए कठोर दंड विधान की भी व्यवस्था थी। तो इस तरीके से आपने जाना गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग का दर्जा नहीं दिया जा सकता है पूर्णतः। तो निष्कर्ष में मैंने लिखा है कि सच तो यह है कि उच्च वर्ग के लोगों के लिए इतिहास का प्रत्येक युग स्वर्ण युग ही होता है। हर काल जो था वो स्वर्ण युग था, जो उच्च वर्ग के लोग थे, किंतु जनसाधारण के लिए वह कभी स्वर्ण युग नहीं होता है। आम जनता का प्रत्येक युग जो है वो स्वर्ण युग ही होता है, किंतु जनसाधारण के लिए वह कभी, माफ़ कीजिएगा, 2 बार मैंने एक चीज़ को लिख दिया है, इसीलिए आप इसको यहाँ से कट कर लेंगे। अगर मैंने आपको नोट्स इसके दे दिए हैं तो थोड़ा सा इसको कट कर लीजिएगा। आम जनता का स्वर्ण युग अतीत के गर्भ में नहीं अपितु भविष्य के गर्भ में निहित होता है। इतिहास के प्रत्येक युग में आम जनता का शोषण का शिकार बनती रही। मतलब हर एक युग में आम जनता जो है वो शोषण का शिकार बनती रही और उस पर भी अमानुषिक अत्याचार होते रहे। गुप्त काल भी इसका अपवाद नहीं था। इस युग में भी आम जनता का वही स्थिति थी जो इतिहास के अन्य युग में रही। तो इस तरीके से आप गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, उसकी आपने आलोचनात्मक समीक्षा की, विशेषता के बारे में भी बताया और थोड़ा सा आपने ये भी बताया कि क्यों ये पूर्ण तरीके से स्वर्ण युग नहीं था, ये चीज़ भी आपने बताया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरे नोट्स के बारे में या मेरे टेस्ट सीरीज़ के बारे में, यदि आपको मेरे द्वारा लिए जा रहे क्विज़ के बारे में, जो टेलीग्राम पे मैं क्विज़ दे रही हूँ उससे संबंधित, या जो पुस्तक आ रही है वस्तुनिष्ठ जो किताब आ रही है झारखंड प्लेथोरा ऑफ नॉलेज की, उससे संबंधित अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इन सभी से रिलेटेड अगर कोई भी आपको प्रश्न पूछना, या फिर जो मैं कोर्स देती हूँ JSSC CGL के लिए, जिसमें मैं झारखंड GK मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको अगर इन सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905917516।